इस सेशन में हम टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं, हाउ डू दे डू इट, ये देखेंगे, जिसके लिए हम दो टॉपर्स की कॉपी देखेंगे ताकि आप भी टॉपर्स की तरह लिख सके और टॉपर्स बन सके। यहाँ हम टॉपर्स की कॉपी का कंपैरिजन करेंगे। ये टॉपर्स 12th इंग्लिश सब्जेक्ट्स के हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कारक या फिर कारण जो मार्क्स पर प्रभाव डालते हैं, और वो इस प्रकार है। क्वेश्चंस अब फर्स्ट में देखते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हमें आंसर देना होता है। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट से स्टार्ट हो, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही हमें आंसर देना होगा। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक क्रिकेट में बैट्समैन हर एक बॉल को हिट नहीं कर सकता, मतलब वो बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचा सकता। उसे बॉल को देखते हुए अपनी बैट को घुमाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बॉल के अनुसार वो बैट को मैनेज नहीं करेगा या बॉल के अनुसार बैट नहीं चलाएगा, तो वो आउट हो जाएगा। ऐसा ही हमारे क्वेश्चन के अनुसार आंसर्स के लिए भी होगा। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही हमें आंसर देना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन तो देख लिया हमने एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर है आपका इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर जब इवैल्यूएट करता है तो उस पर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। उसके लिए खास करके हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने लिखी हो वो क्लियर हो, अच्छे से विजिबल हो, उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। इस तरह का हमारा आंसर होना चाहिए। प्रॉपर गैप होना चाहिए, वेल स्पेस्ड, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डायग्राम किए हो, हाईलाइट किए हो, ऐसा चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा जब भी इवैल्यूएटर कॉपी जांचने बैठता है तो उसके पास में एक की होती है या फिर मेमोरेंडम या फिर आंसर शीट होती है। उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर्स देता है। तो ये जो सीक्वेंस होता है वो 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में होता है। तो बेटर है हम उसी सीक्वेंस में लिखें, तो इवैल्यूएटर को दिक्कत नहीं होती और उसी तरीके से उनके दिमाग में जो कीवर्ड्स फिट होते हैं और वो उस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और हमें अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं। अब बची बात आंसर की। अब आंसर्स स्टूडेंट्स किस तरह से देता है, जो पूछा गया आंसर क्वेश्चन है उसके आंसर किस प्रकार दिए गए। व्हाट के आंसर को हम वाई के अनुसार नहीं दे सकते, मतलब क्या पूछा है तो आप क्यू का उत्तर नहीं दे सकते। आंसर्स की वर्ड लिमिट के अनुसार ही हमें आंसर देना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जो हमारे सेंटेंस हो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब पहला सेंटेंस हमारा दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि पहले में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो शेष बच गई, वो हमारी दूसरे में आ जानी चाहिए। उसके अंदर कोई गलतियाँ ना हो, एररलेस हो, वो राइटिंग कैसी है ये भी हमें देखना है, लीजिबल हो, बहुत अच्छा है बुरा नहीं, आपकी समझने योग्य राइटिंग होनी चाहिए। फिर स्पेस आपने मेंटेन किया या नहीं है, ताकि आपकी कॉपी बहुत अच्छी दिखाई दे, उसमें कमियां या गंदगी ना महसूस हो। अट्रैक्टिव वे में लिखने की कोशिश करें। इन सब बातों को हम टॉपर्स की आंसर कॉपी में देखते हैं। अब हमने दो पार्ट लिए हैं इसमें अंदर। एक पार्ट में एक टॉपर एक बी टॉपर है। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन अच्छा है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहले मैं एक को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इजीली दिखाई देगा। हम फिर बाद में कंपेयर भी कर लेंगे। सेक्शन में क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है बीच के पार्ट में। फिर यहाँ पे देखते कि जितने भी हमारे क्वेश्चन 1, ये आपका 1 क्वेश्चन हो गया, ये आपका 1 हुआ। फिर उसका सब क्वेश्चन, इसमें भी नंबर 1 दिख रहा है। फिर उसका ऑप्शन लिखना हमने, बी सी डी जो भी होगा, और पूरा आंसर का जो वर्ड है उसको हमें लिखना है। अब इसके अंदर हम देखें कि कोई चीज़, हाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये पूरा अलाइन होता, अलाइन का मतलब होता है कि जैसे 1 जो दिख रहे हैं हमें, ये पूरे एक सीक्वेंस में होते हैं, वैसे ही जो हमारे ये ऑप्शंस लिखे हुए
ये आपके बराबर सीक्वेंस में होते, और जहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया वो भी ऐसा एक ही जगह से स्टार्ट होता। तो इस तरह से होना चाहिए था, तो भी इससे अंतर नहीं पड़ता, ये कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, बाकी इससे आपके कोई नंबर कम नहीं होने वाले। फिर सेकंड में देखिए हम, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे देखा था आंसर, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और आंसर इस तरह से लिखे हुए हैं, ये इस तरह से आंसर लिखा हुआ है, और फिर वैसे ही उसके पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक लाइन छोड़ के जो प्रॉपर स्पेस की बात की हमने, फिर आंसर भी लिखा है और फिर इस तरह से लिखा। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों ही सही है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप दोनों में से जो चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। दोनों ने ही सीक्वेंस का फॉलो किया है, सीक्वेंस को फॉलो किया है 1 2 3 4 अप टू 50th क्वेश्चन। इवैल्यूएटर को इसी सीक्वेंस में देखने की आदत होती है, क्योंकि उसके पास में मेमोरेंडम या फिर आंसर शीट इसी प्रकार होती है। तो बेटर है कि आप फॉलो करें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपका आंसर सही है तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन में, टाइटल। आपने बराबर टाइटल लिखा कोल अ नेचुरल रिसोर्स, फिर उसके बाद में हेडिंग आपको दिख गई यहाँ पर, है ना, फिर सब हेडिंग में इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे ही इधर है। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं, यहाँ पे फिर हमें हेडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये हेडिंग पार्ट हो गया, ये आपकी एक फर्स्ट हेडिंग, फिर सब हेडिंग 2.1, इस तरह के नोट मेकिंग में होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए हम, यहाँ जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो मोर देन 5 किए हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि इवैल्यूएटर ने क्या किया, इस तरह का मार्क कर दिया है, उसमें रिमार्क दिया है मोर देन 5। तो यहाँ पे मोर देन 5 देंगे तो आपके 1 2 3 4 5 इवैल्यूएट होंगे, उसमें नंबर्स मिलेंगे, रिमेनिंग 2 नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें आप इस चीज़ को याद रखें। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो प्रॉपरली उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर आंसर लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं आप इसको फॉलो करें, लेकिन आंसर जो हो आपका, आंसर देख रहे हैं ENS लिखा, फिर उसके बाद नंबर 2 डाल दिए, ऐसे ही हम लिखते रहे, बिल्कुल सही लिखा हुआ उन्होंने। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड में भी इन्होंने ऐसे ही फॉलो किया है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अच्छा ये होता है कि हम उसके पूरे सेंटेंस लिखते हैं। तो सेंटेंस लिखने से ये होता है कि कभी इवैल्यूएटर का कंसंट्रेशन लो है और डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो कभी कभी गलती कर सकता है। अगर आपका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उनको आंसर शीट या फिर की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेंटेंस देख के ही सही नंबर मिल जाते। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया, तो बराबर इस तरह से और लिखा है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है या बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से स्टूडेंट ने आंसर लिखने से पहले स्पेसिफाई किया है। अब देखिए तो हम दोनों ही देखते हैं, तो लीजिबल राइटिंग का इस्तेमाल किया। लीजिबल का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य है। अगर ये दूसरी कॉपी में देखना चाहूँ एडवर्टीजमेंट की, तो यहाँ पे एक फिगर बनाया है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें वहाँ पर फिगर हो, मतलब अगर ग्राफ की ज़रूरत है, अगर इंग्लिश का नहीं ले तो हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं, अगर दूसरे सब्जेक्ट में लिखते तो हमें ग्राफ बनाने हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम ज्योमेट्री देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको डायग्राम बनाने हैं, साइंस में बनाने हैं, फिर हो सकता है मैथमेटिक्स में आप ग्राफ बना रहे हैं, फिर बार ग्राफ बना रहे हैं, हिस्टोग्राफ बना रहे हैं, हो सकता है डेटा देना हो तो दे रहे। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हमें इनको यूज़ करना चाहिए, जो यहाँ पर स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये भी देखेंगे तो बराबर आपको हाईलाइट बुलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इस तरह से। ये लेटर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं इसके अंदर। फिर हम देखते हैं लेटर राइटिंग में ये फॉर्मेट अच्छा माना जाता है, अब इसको फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है डेट लिखने का। नेक्स्ट, अंडरलाइन की वर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स, जो हम देखेंगे कि दोनों ने ही किया है। अब यहाँ पे देखें तो पैराग्राफ जो लिखा हुआ इसको बराबर अंडरलाइन किया हुआ है। अगर इस तरह आप देखते हैं हम तो देखिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है। पूरी की पूरी आपकी हेडिंग को जो नाम है उसको आर्टिकल का उसको अंडरलाइन किया हुआ है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। अगर आपको ऐसा नहीं हो तो बढ़िया है कि आप ऐसे भी व्यूज़ फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखो फिजिकली, मेंटली, है ना, मेंटल स्टेबिलिटी, एनर्जी, जो जो इम्पोर्टेंट
या कीवर्ड्स होते हैं, जिसे हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी, उसको हाईलाइट करते हैं। तो इससे होता है कि जो आपकी पूरा का पूरा इवैल्यूएटर का ध्यान उस चीज़ पर फोकस्ड हो जाता है और वो आपको नंबर देते हुए आगे बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए कि अगर इस एग्जाम्पल को देखूँ मैं, तो जो 3 लैंग्वेज पे उनको स्टूडेंट को पैराग्राफ लिखना था, तो उन्होंने बराबर पूरी चीज़ों को लिखा है, तीनों ही तरीके की लैंग्वेज को उन्होंने बताया है। अब यहाँ देखते हम, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे मुझे दिख रही है हिंदी, दिख रही है यहाँ पे देख लीजिए। फिर मेरे पास में रीजनल लैंग्वेज ये दिख रहा है, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, ये भी हो गया। आगे में बढ़ जाओ, आगे देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज को भी बताया है, ये देख लीजिए आप, ये दिख रहा है इंग्लिश। इंग्लिश की भी बात हो गई, हिंदी की भी बात हो गई, मदर टंग की भी बात हो गई, और ये जितने भी मदर टंग की एग्जाम्पल दे सकते थे उनको भी दिया है। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। इसमें भी देखते हैं कि हम जो मेन पॉइंट्स है हाईलाइट किए हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सेम चीज़ें फिर मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जो ये देखो 5 का और लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे कुछ कमी दिख रही है जो कट लगी है, तो आप बेटर ये है कि सिर्फ एक कट लगाए। अब यहाँ पे अगर मैं एडवर्टीजमेंट देखूँ, डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो पॉइंट्स में दिया हुआ या लिस्ट में दिया हुआ, हर एक चीज़ के लिए। नेम ऑफ थिंग्स, टेलीविज़न का मॉडल दिया हुआ, कंपनी दी, कलर दिया, साइज़ दिया, वैसे ही हमने रेफ्रिजरेटर के लिए। तो इस तरह से आंसर पॉइंट्स में हो या डिटेल्स में हो या लिस्ट में हो, तो ये काफ़ी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस कॉपी में देखिए तो जहाँ हमें 5 आंसर्स को अटेम्प्ट करना था, इस स्टूडेंट ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 6 और 7th को छोड़ दिया है, अटेम्प्टेड ओनली 5। अब इसमें देखें हम, ये चीज़ें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन के पार्ट्स को इन्होंने इंक्लूड किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज़ को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन था, व्हाट सिंबल फ्रॉम डैश 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 अपेरेंट स्टिलनेस, ये पोएम का क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के फर्स्ट 2 और 3 वर्ड्स लिखे, फिर डैश डैश करके लास्ट 2। तो इसके अंदर अगर आपका मान लेते कि ये नंबर गलत हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर आपने नहीं लिखा, तो अगर इसको लिख दिया है तो इससे क्लियर हो जाता कि आपका आंसर इसके लिए दिया हुआ है। तो ये आपके फेवर में इसकी मार्किंग होती है। जहाँ नंबर मिलने चाहिए वहाँ बिल्कुल नंबर मिलेंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये हाईलाइट किया हुआ है, इधर सभी चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है। देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ देखेंगे आपको बराबर अंडरलाइन दिखेगा। क्वेश्चन का पार्ट लिखा हुआ है, इधर देखते तो हम चीज़ें बराबर हाईलाइट की हुई यहाँ पे दिख रहा है। आप वैल्यूबल दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, सेम यहाँ पे इधर फिर दिख रहा है हमें, इधर सेम चीज़ें हाईलाइट की हुई है। ये हाईलाइट करने की प्रैक्टिस जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते, नोट्स बनाते, उसी वक्त से अगर हम प्रैक्टिस करते रहे, तब हमें एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होती। जैसे ही हम वर्ड लिखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड है जिसको हमें स्ट्रेस करना है, तो उसके लिए हम हाईलाइट कर लेते, जो हम कमिंग वीडियो में हाईलाइट करके आपको बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन लिया मैंने, जो परफेक्ट राइटिंग का एक एग्जाम्पल है कि परफेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। तो क्वेश्चन का पार्ट लिखने के बाद में उन्होंने लिखा सेकंड सेंटेंस, इट इज़ बिकॉज, यह ऐसा है क्योंकि, दे फील इट एज एन अनवारंटेड या फिर अनवांटेड, दोनों चलेगा, इंट्रूशन इन देयर लाइफ। एक जो हमारा फर्स्ट लाइन होनी चाहिए जो आंसर पे इम्पैक्ट करती है, इवैल्यूएटर पे इम्पैक्ट करेगी, वो बिल्कुल सही है, अनवांटेड इंट्रूशन हो गया। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें देखते, और क्या कहते हैं, दे फील इट एज एन अटैक ऑन देयर प्राइवेट लाइफ। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अटैक मानते हैं या फिर दखल मानते। इट डिमिनिशेस देम, वो उनको, उनका जो महत्व है उसको कम करते हैं या कम आंकते हैं। अब उसके लिए एग्जाम्पल्स दिया है। अब वियोस नेओपॉल ने कहा है, वियोस नेओपॉल सेड दैट सम फील वुंडेड वाइल सम लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। एक हमारे सेलिब्रिटी ने बताया। फिर रुडियार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, उसने बताया, रुडियार्ड किपलिंग कॉल इट एज एन ऑफेंस एंड सॉल बिलो से इट एज थंब प्रिंट्स ऑन इट्स
विंड पाइप। तो हम देख रहे हैं कि 3 ऐसे सेंटेंस जो उससे रिलेटेड है या फिर 3 एग्जाम्पल्स है जो स्टूडेंट्स ने इंक्लूड किए हैं। तो ये आंसर जो है टू द पॉइंट है, विद इन लिमिट है, इसमें लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन्ड है और जिन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, जिन एग्जाम्पल्स की ज़रूरत थी, उन सभी को वेल एक्सप्लेन करके ये पूरे सेंटेंसेस के साथ में आंसर में इंक्लूड किया है। तो इस तरह के आंसर्स होने चाहिए जो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक ही जगह दिख रहा है जहाँ में रॉन्ग आंसर है, रिमेनिंग पार्ट्स आर परफेक्ट। अब इस चीज़ को अवॉइड करें, हम बीच में बात कर सके कि ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आप बेवजह जैसे एक स्पेलिंग लिखी आपने, है ना, फिर उसी के ऊपर आपने ये इसको बनाया है, ये ऐसा कर रहा है ऐसा, तो ये हमारी ओवर राइटिंग का पार्ट दिख रहा है। और भद्दे तरीके ना, ऑकवर्ड वे ने भद्दे तरीके से नहीं लिखें। तो जैसे आपने कुछ लिखा और फिर उल्टा सीधा इस तरह से कर दिया, तो ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें 75 वर्ड्स में लिखना था, उसको भी काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा है, अलग अलग लिखा हुआ है। ओके, इस सेशन के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो भी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इसी के 3rd वीडियो में हम स्टूडेंट्स द्वारा की गई मिस्टेक्स और एरर गलतियों के बारे में समझेंगे, जिससे आप ऐसे एरर से बचें और आपको फुल मार्क्स मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।